हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। काफी कोशिश के बावजूद देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 12,000 पार कर चुकी है और 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बात पर हमें तसल्ली भी करनी होगी कि कोरोना ने विश्व की शक्तिशाली ताकतों को, शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका का भी जिक्र करें, जो हाल किया है इन राष्ट्रों का, वैसा भारत का नहीं हुआ है। वक्त रहते सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की। परिणाम ये रहा कि भारत में कोरोना दूसरे देशों के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें इतने में ही संतुष्ट होकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ हालात काबू से बाहर हो जाते हैं तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसी वजह से पीएम मोदी ने भी 21 दिन के लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान करते हुए इसे 3 मई तक जारी रखने का ऐलान किया है। और ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बन जाता है कि वो कोरोना के खिलाफ सरकार के लक्ष्य में अपना योगदान दे, सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करे और यही सलाह ले, अफवाहों से दूर रहकर सही जानकारी को ही फैलाएं। तो लगातार हम चर्चा करते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ता है और जिसमें हम जानते हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं और फिलहाल आप क्या क्या और सावधानियां हैं जो आप अपना सकते हैं। क्योंकि देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया है और 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखिए कि हालात ऐसे हैं कि हम देश के नागरिकों को आज आंकड़ों में गिन रहे हैं। आप देखें कि विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, बात अमेरिका करे, बात अगर इटली की करे, तो वो भी कोरोना के सामने घुटने टेक चुके हैं। अगर बड़े बड़े देशों का हम जिक्र करें, उन देशों का जिक्र करें जो कि विकसित देश कहलाते हैं अपने आप में, और उनकी भी स्थिति आप देखिए किस तरह से संक्रमण लगातार फैल रहा है। और इसके विपरीत अगर भारत के आंकड़े देखा जाए तो 12,000 पार कर चुके हैं। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में ये आंकड़े कम है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे आंकड़े इससे ज्यादा ना हो, हमारे आंकड़े और भी ज्यादा ना बढ़े। तो लगातार हम 11 से 12 बजे तक चर्चा करते हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन के पार्ट 2 में आपकी जिम्मेदारी दोगुनी बनती है, क्योंकि सरकार, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकारें लगातार अलर्ट मोड पर हैं। सभी चाहते हैं कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण से दूर रहें, वायरस आपके शरीर में ना आ पाए, आपके परिवार में ना आ पाए, आपके इर्द गिर्द ना आ पाए। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप तमाम सावधानियां बरतें, हाथ बार बार धोएं। अगर आप बाहर जा भी रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज अगर आप खरीद भी रहे हैं तो उनको सैनिटाइजर से धोएं, अपने घर में अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का अच्छे तरीके से पालन करें। और ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने परिवार के बीच में किस तरह से तमाम सावधानियां अपना रहे हैं, किस तरह की अफवाहें हम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। और देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया पर भी आप काफी सक्रिय रहते होंगे और इस सक्रियता के दौरान आपको जानना है कि आप अफवाहें ना फैलाएं। तो हमारे साथ पैनल में गेस्ट जुड़े हैं, मुखातिब आपको करा देती हूं हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हेमाटोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल डॉक्टर राहुल आपसे ये कि कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संख्या 12,000 पार कर चुकी है, स्थिति फिलहाल कितनी गंभीर मानी जाए? देखिए, आपको ये समझना जरूरी है, तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, बहुत काबू में है स्थिति। जिस प्रकार से बाकी विश्व में, बाकी कंट्रीज का हुआ, उसके मुकाबले में हमारा देश बहुत ही अच्छे से कोरोना से जंग लड़ रहा है। बट ये बात नहीं है कि अमेरिका में 20,000 हुए तो हमारे पास 12,000 हो गए, अमेरिका में 5 लाख हुए तो हमारे पास 12,000 ही हो गए। ये बात खुशी की नहीं है। बात इस बात की है कि आइसोलेटेड अगर हम देखें तो हमारे नीचे भी बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं जिसमें हमसे बहुत कम मात्रा में कोरोना के पेशेंट संक्रामक रोग से ग्रसित हुए हैं। तो इसके लिए देखना ये चाहिए कि हमारा पिछले 4 दिन के अंदर में हमारा ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैटेंड आउट या नीचे आने की तरफ अग्रसर हुआ है। तो आप टोटल आंकड़े ना देखते हुए रेट ऑफ राइज देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा डबलिंग टाइम कितना है, कि हम कितने दिन में हमारे आंकड़े जो है वो डबल हो जा रहे हैं। अभी वो आंकड़ा पहले एक टाइम पे जब जमात का इशू हुआ था तो 4.2 दिन हो गया था, बट वैसे 7 से 9 दिन के बीच में चल रहा है। और कल एक अच्छी स्टडी आई जिसमें कहा उसने RO
मतलब जिसकी एक कोरोना वायरस की ग्रसित करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, पहले अगर वो 1.82 थी तो वो 1.55 हो चुकी है। तो इसका ये कहना मतलब ये है कि पब्लिक को जनरल आंकड़े दिखते हैं कि 12,000 लोग हो गए, पर वो आंकड़े तो बढ़ेंगे क्योंकि जो लोगों को संक्रामक हुए हैं उनको नेगेटिव होने में टाइम लगेगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है वॉर फुटिंग पे, कंटेनमेंट जोन बने हुए, वहां से लोगों को टेस्टिंग की जा रही है। तो ये आंकड़े जैसे जैसे टेस्टिंग करते जाएंगे शायद थोड़े बढ़ेंगे, तो भयानक नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी स्थिति अंडर कंट्रोल में है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि यही आंकड़े फ्लैट होते हुए दिखेंगे, जैसे केरला में हुआ, जैसे दिल्ली के हॉटस्पॉट्स, कई हॉटस्पॉट्स में देखा गया, भीलवाड़ा में देखा गया। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो ये बताती हैं कि हिंदुस्तान ने लॉकडाउन बहुत अच्छे से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया है और सारी जनता, सबसे बड़ी बात है आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से इसको अपनाया है, जो एक सराहनीय बात है। देखिए अमेरिका की पब्लिक ने नहीं समझाया, प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते रहे मिड मार्च से कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, वो पार्टी कर रहे थे, पार्टी करते करते क्या हुआ, 5 लाख लोग आज ग्रसित है, 20-22 हजार लोगों की जान जा चुकी है। इटली में भी वही हुआ। पर हिंदुस्तान की जो पूरी अंदरूनी शक्ति है, जो समय आने पर जब खड़ा होता है हिंदुस्तानी नागरिक, वो करके दिखा दिया कि इस 21 दिन के और लॉकडाउन के 2.0 में सब लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से कोरोना की जंग में सरकार की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज, आपको फिलहाल स्थिति किस तरह की नजर आ रही है? अगर आपके नजरिए पर बात की जाए तो फिलहाल आपको क्या कुछ लग रहा है? देखते हैं तो पिछले 3 दिन की जो स्थिति है उसमें आप देखिएगा कि 3 दिन के अंदर 13 तारीख को 1242 केसेस हुए, तारीख को 1033 और कल का आंकड़ा 881 का है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। 1242, उसके बाद 1033 और उसके बाद 881। लेकिन हरियाणा जो है, हरियाणा की स्थिति ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक जो है कल 6 केसेस आ गई। यानी 13 तारीख को 1 था, 14 को 2 थे और 15 तारीख को 6 है। और ये 6 केसेस अगर एक ही जगह होते तो भी देखा जाता, लेकिन इसने नूह से लेकर पंचकुला तक का एरिया कवर किया है। ये सोचने वाली बात है कि यहाँ से पानीपत, सोनीपत, पंचकुला, मेवात, तो यहाँ से लेके वहां तक पूरे हाईवे पे ये संक्रमण बढ़ा है 6 तारीख। तो ये सोच विचार का विषय है। लेकिन टोटल केसेस अगर देखते हैं तो केवल 204 केसेस हरियाणा के हैं। डेथ रेट जो है वो 1.5 के आसपास है और जो रिकवरी है वो हमारी लगभग मोर देन 30% जो है वो ऑलरेडी रिकवर होकर घर जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये आंकड़ा भी और बढ़ जाएगा और हरियाणा की स्थिति भी ठीक रहेगी। जी डॉक्टर राहुल, फिलहाल जो स्थिति है, अगर संभावनाओं का जिक्र किया जाए तो भविष्य की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है एक चिकित्सक होने के नाते? देखिए भविष्य की स्थिति भी यही रहेगी, जैसे डॉक्टर पंकज ने कहा कि ये कर्व अब नीचे आना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ गई, जो जमात से जो हमारे को धक्का लगना था उसके 14 दिन निकल चुके हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वॉर फुटिंग पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, घर टू घर क्वारंटाइन की बात चल रही है, लोगों से सर्वे चल रहे हैं और जो भी सस्पेक्टेड है उसकी टेस्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देखें 21 मार्च के बाद से लेके आज 16 अप्रैल में हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ चुकी है। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं थे, जो लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, वो 100 गुना बढ़ चुकी है। तो अब लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो हम एक बिल्कुल परफेक्ट माहौल में आ चुके हैं जिससे हम लोग जल्द से जल्द लोगों को पकड़ के टेस्ट करके उनसे निवेदन करके उनको क्वारंटाइन कर पा रहे हैं। इसलिए ये नंबर्स दिखते हुए बढ़ रहे हैं और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, इसी की वजह से ये नंबर्स और ये आंकड़े भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब जितने ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, देखिए कि उसी तरीके से देखा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उतनी ही मुस्तैद है कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से पकड़ के ला रही है। तो ये आने वाला समय 20 तारीख तक बिल्कुल कंप्लीटली डिलीनेट कर देगा। मतलब देखिए बिल्कुल स्पष्ट बाउंड्री खींच देगा कि कौन सा हॉटस्पॉट है और कौन सा नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था 20 तारीख के बाद इकोनॉमिक लॉकडाउन हम खोलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 700 में से 400 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिसमें एक भी कोरोना का केस नहीं पाया गया है। तो 170 डिस्ट्रिक्ट तो हॉटस्पॉट में है ही है। 260 डिस्ट्रिक्ट्स पे नजर बनाए रखी है सरकार ने। तो 377 डिस्ट्रिक्ट्स होने के बाद जो बाकी बची हुई कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको खोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। बट आपके चैनल के माध्यम से
एक चीज बिल्कुल आपको स्पष्ट समझनी है पब्लिक को और जनता को कि आपके आचरण में, व्यवहार में आपको जो आपने 21 दिन की सीख ली है उसको लाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। गुटखा खा के फेंकना अब जुर्म होगा कि आप गुटखा खा के नहीं थूक सकते। पहले सरकार पिछले 70 साल से निवेदन करती रही। आज कोरोना ने उसको अध्यादेश आने में मजबूर कर दिया कि वो लॉ बन गया कि जो गुटखा खा के थूकेगा वो आपको कानूनन जुर्म है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपको मास्क लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। देखिए हमने जितना से भी बात करी, चीन से बात करी, जर्मनी से बात करी, उन्होंने कहा आज भी खुलने के बाद भी हम मास्क लगा के जा रहे हैं। मास्क लगाना आपके आचरण में जरूर आ जाना चाहिए, यह बात समझना आवश्यक है। वो भी होममेड मास्क जिसको आप अपना रीयूजेबल होता है कि जिसको आप धो सकते हैं। तीसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक देश में नहीं था, अब वो कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। भले ही हमारी डेंसिटी कितनी भी हो, कितनी भी पॉपुलेशन हो, यही टाइम हमको इनोवेट करने के लिए मदद करेगा। कल जैसे उबर ने एक बहुत अच्छी कार निकाली है जिसमें वो ड्राइवर आइसोलेटेड रहता है और डॉक्टरों को वो फेरी कर रही है। अगले कुछ दिनों में डॉक्टर को ले जाने के लिए उबर अपनी फायदा करवाने वाला है, मतलब लोगों की मदद कर रहा है। तो ये बात जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये तीन चीजें, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन जो आप जिसे हम कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं, और मास्क पहनना, ये हमारे आचरण में, व्यवहार में, हमारे डीएनए में जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। तो डॉक्टर पंकज, चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति फिलहाल देखने को मिल रही है। चिकित्सा कर्मी लगातार 24 घंटे मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। बहुत करीबी से इस क्षेत्र की खूबियों को भी जाना और जो सरकार की ओर से खामियों का अगर जिक्र करे, चाहे वो उपकरणों का जिक्र करे या फिर सुविधाओं का जिक्र करे, वो भी देखने को मिले। तो फिलहाल किस तरीके की क्रांति आप देख रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र में? देखिए, चिकित्सा क्षेत्र में कोई क्रांति नहीं है। चिकित्सा क्षेत्र में पहले की तरह ही डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ पहले से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सारे पहले भी ऐसा ही करते थे, लेकिन लोगों के देखने का नजरिया बदला है। पहले भी वो समाज के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड लाइफ अपनी जी रहे थे, लेकिन अब कोरोना वायरस से कम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो अगर डेथ होती है, हॉस्पिटल में डेथ होती है और बाकी कहीं पर डेथ होती है, तो हॉस्पिटल में भी डेथ और बाहर भी, तो उसमें जहां तक डॉक्टर जितना कर सकता है उतना ही कर सकता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि इटली, आपके अमेरिका और बाकी जगह इतनी बढ़िया बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी होने के बावजूद भी डॉक्टरों के हाथ में मृत्यु पूरी तरह से वो नहीं है कि मृत्यु होगी नहीं, उसका बीमारी अपना तरीके से इस्तेमाल करती है। तो इससे कम से कम ये जनता को ये जानने का मौका मिल रहा है कि डॉक्टर पहले भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, अब और अपनी जान के खतरे मोल लेके और मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और समाज को ये समझना चाहिए कि कैसी परिस्थितियों में लोग काम करते हैं। आप देखिएगा कि जी डॉक्टर राहुल, आप कुछ कहना चाह रहे, जी कहिए। नॉर्मल टाइम में भी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो 48 घंटे 72 घंटे कॉन्टिन्यूस ड्यूटी करते हैं। वहीं वार्ड में ही बेचारे सोते हैं, वहीं एक ड्यूटी रूम होता है, उसी में घंटे 2 घंटे सो लेते हैं। तो डॉक्टर्स जो कर रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ जो मेहनत कर रहा था, वो पहले की तरह कर रहा है और ज्यादा कर रहा है, लेकिन समाज का नजरिया, देखने का नजरिया जरूर बदला है। आज की परिस्थिति में ये लोगों के सामने आ रहा है कि डॉक्टर्स कर क्या रहे थे और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर पंकज में उसकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, आपको कोरोना वायरस ने एक हमारे को बहुत ही यूनिक सिचुएशन में डाल दिया है, जिससे हमारे बहुत सारी त्रुटियां इस देश में जो पिछले 100 साल से पूरी नहीं हो पाई थी, उसको हमें पूरा करने का और समझ के अपने जीवन में अपनाने का मौका मिल रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, इस देश में पिछले 10 सालों में, बीते 10 सालों में डॉक्टर पेशेंट की जो रिलेशनशिप थी, जो ट्रस्ट था, वो बहुत सारे कारणवश टूट चुका था। व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाता था डॉक्टर्स को। एग्जैक्टली, व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाता था। आज इस कोरोना ने ये चीज बिल्कुल बता दी कि देश के डॉक्टर अपनी चीजों को पीछे रख के सबसे ज्यादा पेशेंट के हित को देखते हैं। जिसने वो पीपीई पहना हो, देखिए मेरी वाइफ तो एक डॉक्टर है, सिविल हॉस्पिटल में काम करती है, वो पीपीई पहनने के बाद, इस गर्मी में पीपीई पहनने के बाद आदमी सफोकेट हो जाता है। वो 4-4 घंटे बैठ के पीपीई में बैठ के लोगों के सैंपलिंग करना, मुंह के अंदर से स्वैब निकालना कितना कठिन काम है। तो आज पब्लिक को यह भी समझना पड़ेगा कि जिन डॉक्टरों पे वो
जिसे हम कहते हैं कि उन्हें मानते नहीं थे या लड़ाई झगड़ा होता था या मार पिटाई होती थी, अब जरूरत आ चुकी है जहां पे हम लोग ये पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप को दोबारा बढ़ाएं और आगे चल के ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज करना संभव हो। आपने पीपीई का जिक्र किया कि किस तरीके से पहनने के बाद हम शारीरिक तौर पर भी क्या महसूस करते हैं, तो ये भी एक्साइटमेंट है जानने की कि आप किस किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं इस तरीके की टेस्टिंग करते वक्त, ये काम करते वक्त। फिलहाल देखिए, पीपी पहनना कोई आसान काम नहीं है। गॉगल्स पहननी है, मास्क पहनना है और उसको ऊपर गर्मी में आपको पूरा अपना वियर फॉर ऑल वेदर वाला चीजें पहनी है जो पूरा कवरिंग देती है आपको, और वो अच्छे खासे थिक कपड़े की होती है। तो हम जब पहनते हैं और उसमें से सैंपलिंग करते हैं, उसके बाद ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, तो जब आप सैंपल करते हो तो आपको अंदर पसीना रहता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे सडनली गर्मी अप नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में बढ़ चुकी है, तो हर जगह एसी नहीं होते हैं। तो आप डॉक्टरों को इतनी कठिनाई होती है उस पीपीई को पहनने के लिए, तो बहुत बार पेशेंट्स को कोहार्ट में, मतलब अगर 10 पेशेंट इकट्ठे आते हैं तभी वो पीपीई पहन के उसको यूटिलाइज करके, एक ही बार में यूटिलाइज करके 10 से 15 मरीजों का एक बार में काम करते हैं, और वो बहुत सफोकेटिंग होती है। उसमें सांस लेना कई बार बहुत ज्यादा परेशान होता है। बहुत सारे डॉक्टर एस्थमेटिक होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हाइपरटेंसिव होते हैं, उन लोगों के लिए इतनी दिक्कत वाला है पीपीई पहन के कि उनको भागना पड़ता है। दूसरी चीज, पीपीई का रैशनलाइजेशन है, क्योंकि हमारे पास पीपीई अत्यधिक मात्रा में नहीं है जिसमें हम लैविशली खर्च कर सकते हैं कि अच्छा एक मरीज आया, एक पीपीई पहना, खत्म कर दिया, दूसरा आया, दूसरा पहना। तो बहुत बार जहां पे हम रिपोर्टें देखते हैं कि लोगों का यह कहना है कि बहुत देर तक लोगों को वेट कराना पड़ा, लोगों को वेट करना पड़ा। उसके लिए हमारे को यह जानना आवश्यक है कि लोगों को वेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर एक ही बार में पीपीई पहन के 10 से 15 लोगों को एक बार में टेस्ट करता है। इसी के हिसाब से वो पीपीई भी बजाता है, क्योंकि सो दैट सरकार पे बहुत ज्यादा अत्यधिक लोड ना पड़े, और लोड पड़ेगा तो इकोनॉमिक डाउनटर्न में हमारा ही पैसा जा रहा है पीपीई में, टैक्स पेयर का भी पैसा जा रहा है। तो देखिए, डॉक्टर को मरीज भी देखना है, सरकार की आर्थिक स्थिति भी देखनी है, और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद घर आके अपने बीवी बच्चों के साथ भी समय बिताना है। तो कितना मेंटल प्रेशर से वो डॉक्टर निकलता होगा जो इस समय कोविड ड्यूटी पे है। और सारे ही डॉक्टर आईएमए के, आज देखिए गुरुग्राम के आईएमए के डॉक्टरों ने लिस्ट बनाई है कि जब मानेसर में कोविड अस्पताल खुलेगा तो सब बारी बारी उसमें ड्यूटी करेंगे। तो सबसे ज्यादा जानना आवश्यक है कि अब समय आ चुका है कि जहां पे ये हम मारा पीटी छोड़ के, नकारात्मक सोच छोड़ के डॉक्टरों और पेशेंट के रिलेशनशिप को बढ़ाएं आगे, और देश को वापस समृद्धशाली बनाएं। डॉक्टर पंकज, फिलहाल जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए किस किस तरह की और सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर जो कोरोना में लगे हुए हैं या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना में जो लगा हुआ है उसकी तनख्वाहें डबल कर देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विज साहब तक, सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो आखिरी कड़ी है, आखिरी कड़ी जो है, जो अभी आप सुन रहे हैं कि 6 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर दी, 3 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर दी, आइसोलेटेड एरियाज में कर दिए, तो आखिरी लेवल पर एक आशा वर्कर नाम से कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे कि आशा वर्कर को तनख्वाह नहीं मिलती है, उसको सिर्फ इंसेंटिव्स मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस कठोर परिस्थिति में वो बहुत मेहनत करके, और जितनी आप समझिएगा कि शहर में तो फिर भी आपको पीपी और बाकी सब साधन मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर तो उनको वो भी नहीं मिलेगा। इवन मास्क तक मुझे नहीं मालूम, मास्क की सप्लाई या सैनिटाइजर की सप्लाई भी सरकार द्वारा की जा रही है कि नहीं जा रही है। तो मेरा इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि इमीडिएटली जो आशा वर्कर्स हैं उनको भी ये चीजें उपलब्ध करवाएं, और साथ में उनके इंसेंटिव को कम से कम 4 गुना करें, क्योंकि उनको जो इंसेंटिव मिलता है वो 10 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए ऐसे मिलता है एक पेशेंट के बारे में। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि जो आशा वर्कर जो हैं उनके लिए एटलीस्ट 4 गुना उनके इंसेंटिव्स को बढ़ा दिया जाए, और उनको भी सैनिटाइजर और ग्लोव्स और मास्क ये सारे सरकार की तरफ से तुरंत मुहैया कराया जाए, क्योंकि एंड पे लास्ट में वही जो है वो समाज के साथ जुड़े हुए हैं। इवन आप मेवात में भी देखेंगे, मेवात में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होना चाहिए उसका 25% है, और वहां पे भी सारी कमान जो है वो इन आशा वर्कर्स ने संभाल रखी है। और आपको मालूम है इन विचारों की क्वालिफिकेशन क्या है इन महिलाओं की? ये सारी महिलाएं, इनकी क्वालिफिकेशन मालूम क्या है? 10th पास, 11th पास, 12th पास, और इवन मेवात में तो ये भी उपलब्ध नहीं है, तो कहीं पर 8वीं पास या निरक्षर भी वहां पर है।
इसलिए मुझे उनकी भी बहुत चिंता नजर आ रही है। इसलिए इस बारे में भी सरकार को तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक वाजिब प्रश्न आपकी ओर से आया डॉक्टर पंकज, और मैं खुद गांव देहात से बिलोंग करती हूं, तो मैंने भी आशा वर्कर्स को देखा है कि जब चिकित्सा सुविधाओं की तब आसपास कमी होती, काफी प्राइवेट अस्पताल होते हैं और वहां पर आशा वर्कर आती थी और वो छोटी छोटी जो दवाइयां, टैबलेट्स, जितनी उनको जानकारी होती थी वो उतनी ही लोगों को मुहैया कराती थी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बिल्कुल वाजिब मुद्दा आपने उठाया है और हम लगातार कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे। तो फिलहाल डॉक्टर पंकज, आप क्या और महसूस कर रहे हैं स्थिति को देखते हुए कि लोगों को और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप चुनिंदा मामलों को छोड़ दें तो पूरा राष्ट्र जो है वो इस समय एकजुट है। बिल्कुल, पूरा राष्ट्र एकजुट है। सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत बेहतरीन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में कुछ चीजें हैं उनको हाईलाइट मीडिया कर रहा है, तो भी फायदा है कि कम से कम बाकी सब लोगों का उसकी तरफ से ध्यान हटे। वरना मैं देख रहा हूँ कि इवन गली मोहल्लों में भी लोग बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, समय के हिसाब से कर रहे हैं, मास्क पहनकर निकल रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है और गाँव में भी स्थिति है। इक्का दुक्का आप देखिएगा ये चीजें निकट आती है। लेकिन अभी मेरी दूसरी चिंता किसान भाइयों के बारे में है। उनके लिए जो मार्केट में जाने का मौका मिल रहा है, अपनी फसल को बेचने का मौका मिल रहा है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ अपने लोग जो हैं वो पूरी तरह से जागृत नहीं और मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो मार्केट कमेटी में जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ उनको मिल भी रहे हैं, मिलने के बाद भी देखा गया है कि वो फेंक देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। तो इसकी तरफ विशेष ध्यान रखने का आह्वान जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्रामीण किसान भाइयों को करता हूं कि वो अवश्य अपना इसका पालन करें। इक्का दुक्का बैठने का, क्योंकि वहाँ पे अजनबी लोग भी आएंगे। आप गांव में सुरक्षित थे क्योंकि बाहर से लोग नहीं आ पाते थे, लेकिन ऐसे कॉमन प्लेसेस पे हर जगह के हर तरह के लोग मिलेंगे। ऐसे में खतरा बढ़ गया है, तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गाँव किसान जब जाए अपने घर से तो ये तैयारी के साथ जाए कि उसको बचना है। और जो मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, लठ का प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं ताकि पता लग जाएगा आपको। ये एक पैमाना है जिससे आपको पता लगेगा कि इतना दूर आप लठ लेके जाएंगे तो आपको याद भी रहेगा कि मुझे 1 लठ दूरी पे बैठना है, 1 लठ दूरी पे ये काम करना है। डॉक्टर पंकज, जैसे किसान आ जा रहे हैं या वो फसल मंडी तक लेकर जा रहे हैं, तो कई किसानों का ये भी कहना है कि सांस की उनको प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसे उपाय भी उनको बताए जाएं कि वो मास्क भी उनके पास हो और सारी सावधानियां भी वो बरत सकें। देखिए, मास्क नहीं है तो हम गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो थोड़ी गर्मी आ गई है, इसलिए थोड़ी परेशानी तो संभावित है, लेकिन इस परेशानी को नकारना पड़ेगा। बड़ा युद्ध जीतने के लिए गर्मी आ रही है तो उसके बाद पसीने भी आएंगे, उसके बावजूद भी आपको मास्क पहनना है या गमछे का इस्तेमाल करना ही करना है। बिल्कुल, तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हो, और अगर आप किसान हैं तो उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ छोटे मोटे उपाय बता सके जो वो अपने घरेलू आधार पर ही अपना सके। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा में हम जान रहे हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं, क्या क्या आप सावधानियां बरत सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो लगातार आप लोगों को मुखातिब करा रहे तमाम जानकारियों से, तमाम सावधानियों से, तमाम उपायों से कि आप किस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं। और डॉक्टर राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राहुल, एक प्रश्न ये भी है, गांव देहात के लोगों की ओर से प्रश्न आया है कि जब वो पहली बार मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई और बीमारियां महसूस कर रहे हैं। जैसे किसी ने पहली बार मास्क लगाया, चाहे वो टाइट लगाया हो चाहे वो टाइट ना भी लगाया हो, लेकिन वो खांसी महसूस करते हैं और सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो किस तरह से मास्क का इस्तेमाल करें, और अगर लोगों को बीमारियां हो रही हैं, जैसे खांसी भी हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उन तमाम बीमारियों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि लोग अभी अभ्यस्त नहीं हैं मास्क लगाने के लिए। मास्क एक अभी उनके लिए फॉरेन चीज है
जो लगाने का तरीका कि किस तरीके से कितना टाइट बांधना है, उसको नाक के नीचे रखना है कि नाक के ऊपर रखना है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी मास्क नहीं है, ये तो नाक के ऊपर रख के एक हल्का सा उस पे स्टेप होता है जिसको आपको प्रेस करना होता है तो कि सो जाए, सो दैट आपकी नाक के अनुसार वो फिट हो जाए। उसके बाद आपको ये समझना जरूरी है, मास्क के साथ आपको सांस लेना और अंदर छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम सोचते थे कि जो लोग खांसते हैं वही 2 मीटर तक चीजों को ड्रॉपलेट्स को फेंक सकते हैं और संक्रामक कर सकते हैं लोगों को। अब ये भी समझना, नई स्टडी आई है जो मैं आपके माध्यम से यहां दिखवाना चाहूंगा कभी अगली बार, जिसमें बताते हैं कि सिर्फ आप धीरे धीरे बोलते हैं और तेज भी बोलते हैं तब भी 1 मीटर तक जो मैं बोल रहा हूं बात में, उसमें थूक के कण जा सकते हैं जो कि इन्फेक्टिव हो सकते हैं। ये समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो एक तो मास्क पहनने के बाद अगर खांसी आती है तो अभी आप अभ्यस्त नहीं है शरीर, आप उसको हल्का सा ढीला कर सकते हैं या नीचे नाक के नीचे लाके सांस ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग खांसी जिनको है या जुकाम है उनको तो मास्क पहनना आवश्यक है ही है, उनको हर 2 से 3 घंटे में मास्क को बदलना भी आवश्यक है। और जब होममेड मास्क है तो आप उसको डिटर्जेंट में धो के उसको धूप में रख सकते हैं, उसी से वो स्टेरिलाइज हो जाता है, प्रेस करके पहन लीजिए तो वो स्टेरिलाइज हो जाता है। ये जानना आवश्यक है। इसके बाद जिनको मान लीजिए खांस, उसको बार बार पहनने के बाद सांस फूलती है या खांसी आती है, तो आपको अपने आप को दमा के लिए एक बार दिखवाना चाहिए और पूछना चाहिए कि कहीं मुझे दमा तो नहीं है, कि मुझे कोई भी थोड़ी सी भी सांस मेरी कम होती है तो मेरी सांस फूलने लगती है। तो आपको डॉक्टर से जरूर संबंध करना चाहिए, जानना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि मुझे कोई और बीमारी तो नहीं है। पर उससे भी ज्यादा चीज ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 से 2 दिन में सबसे पहली बार जब आप मास्क पहनते हैं तो सफोकेशन की फीलिंग आती है, लगता है कि सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। आप पहन के देखिए, गर्मी होगी तो और लगेगा, और भीड़ भाड़ वाली एरिया होगा तो आपको और लगेगा कि मुझे सांस नहीं आ रही। बट मेरा श्रोतागणों एक ही निवेदन है कि मास्क पहनना आगे चल के कंपल्सरी होगा, अभी तो है ही है, और ये हमारे को अपनी जीवन शैली में लाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड 3 मई के बाद 4 मई को गायब नहीं हो जाएगा। कोविड यहीं रहेगा। कोविड के साथ आपको इंसान को जीने के सभ्यता सीखनी पड़ेगी कि जीवन में उसके साथ जीना कैसे है ये जानना पड़ेगा। और वो जीने का तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। डिस्टेंस, आप मंडी में भी जा रहे हैं तो आप दूर रहिए, आप ताश खेल रहे हैं तब भी दूर रहिए, हुक्का पी रहे, पहली बात तो हुक्का पीना ही नहीं है क्योंकि वो लंग्स को खराब करता है। तो इसलिए ये कुछ चीजों को आपको अपनी जीवन शैली में लाना पड़ेगा, तभी चीजें सुधरेंगी और तभी हम कोरोना के साथ जीना सीखेंगे। अभी तक ये कह रहे हैं कि कोरोना हमें ना आ रहा है, फिर कोरोना और हम साथ मिलके जिएंगे। कोरोना H1N1 और बाकी वायरसेस की तरह चलता रहेगा और हमारी नॉर्मल जिंदगी वापस आ जाएगी। डॉक्टर राहुल, महिलाओं का अगर यहाँ पर जिक्र करें तो महिलाएं अमूमन चुन्नी दुपट्टे से अपना मुंह ढके नजर आती हैं। पुरुष भी, जो किसान है खासतौर पर, वो भी मफलर से अपना मुंह ढके नजर आते हैं। लेकिन उनकी ओर से ऐसा कहा गया कि वो तब कोई भी काम करते हैं तो तब ना तो उनको खांसी होती है ना उनको सांस की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे में उनके लिए क्या अलग से मास्क है? अगर है तो वो भी बताएं। तो देखिए, आप एक तो मास्क को डबल लेयर की जगह सिंगल लेयर भी बना सकते हैं, कपड़ा थोड़ा पतला ले सकते हैं, पर चुन्नी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसकी क्राइटेरिया ये है कि अगर होममेड मास्क है तो अगर मैं उसमें टॉर्च की लाइट फेंकता हूं तो वो शायद लाइट थोड़ी कम जाए। चुन्नी से मैं जानता हूं तो पूरी की पूरी लाइट चली जाती है। तो चुन्नी पहनने से देखिए, मास्क सिर्फ एक फैशनेबल चीज नहीं है, एक प्रतिचिन्ह नहीं है कि हम पहन रहे हैं तो बच जाएगा। उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे साइंस है कि उसके डायमीटर कितना बड़ा है, कितनी बड़ी मेरी थूक की ड्रॉपलेट है जो जा सकती है। तो वो सब सोचने के बाद, रिसर्च करने के बाद, शोध करने के बाद हम इस चीज में पहुंचे कि आपकी टी शर्ट का कपड़ा है, जो पतली टी शर्ट होती है उसका कपड़ा है जिसको आप डबल लेयर में बना के पहन सकते हैं, आपका रुमाल है जिसको आप बना के पहन सकते हैं। तो ये कुछ कपड़े पाए गए हैं जिसका डायमीटर थोड़ा कम होता है, वायरसेस और थूक के पार्टिकल उसे बाहर नहीं जाते और हम लोगों को बचा सकते हैं। तो ये जानना, इसमें कोरोना वायरस की जंग में मास्क विल बी एसेंशियल थिंग। आज भी जर्मनी में और चाइना में लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं। तो ये जानिए जरूर कि मास्क पहनना जरूरी है और उसको बॉडी को अभ्यस्त करवाने की कोशिश करिए। डॉक्टर पंकज, एक सवाल देहात के पुरुषों की ओर से, किसानों की ओर से आया है और सवाल ये है कि हुक्का वो एक ही व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई पड़ोसी उनसे हुक्का मांगकर लेकर जाता तो क्या संक्रमण फैल सकता है?
संक्रमित व्यक्ति ने उस हुक्के का इस्तेमाल किया है जी बिल्कुल, तो दूसरा व्यक्ति अगर उससे इस्तेमाल करेगा तो बिल्कुल संक्रमण फैल सकता है, उससे वह भी ग्रसित हो सकता है। इसलिए हुक्के का कॉमन यूज ना करें, इससे में बहुत जरूरी है। जी बहुत जरूरी है। डॉक्टर पंकज, ये भी जरूरी है कि हुक्का पिए ना, क्योंकि हुक्के से टोबैको अंदर जाता है, लंग्स की लाइनिंग को खराब करता है और लंग्स में वायरस का सारा प्रकोप ही लंग्स है कि अगर मेरी लंग 10% खराब होगी तो 90% कोरोना वायरस खराब कर देगा और मेरी मोर्टेलिटी मतलब मरने की जो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हुक्का थूकना, गुटखा थूकना, ये सब चीजें हमारे को अब पास्ट में लानी पड़ेगी। ये थिंग ऑफ द पास्ट हो जाएगी। नए जीवन में, जीवन शैली में, कोरोना वायरस की जीवन शैली में इसका कोई रूप नहीं रहना चाहिए देश में। तभी हम कोरोना वायरस के नंबर्स को आगे चल के लॉकडाउन खुलने के बाद भी कंट्रोल में रख पाएंगे। डॉक्टर पंकज, एक चिकित्सक के नजरिए से आप फिलहाल किन किन बीमारियों को कम होता देख रहे हो? क्योंकि एनवायरनमेंट लगातार शुद्ध नजर आ रहा है, पॉल्यूशन नहीं है, तो कई बीमारियों में इजाफा भी हो रहा है और कई बीमारियां कम भी हो रही हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल, एक तो जो नॉर्मल फ्लू जो चलता था हमारा, तो ये जो मास्क वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो उसकी संख्या भी कम हो रही है। और पोल्यूशन के ठीक रहने से जो है वो आपको सांस संबंधी बीमारियों पर भी कंट्रोल हुआ है, पहले से बेहतर पोजीशन बनी है। और तीसरा ये है कि सब लोग घरों में हैं, बुजुर्गों को, बीमार लोगों को अटेंशन मिल रही है परिवार की तरफ से, तो उनको दवा दारू भी समय पर मिल रही है, खाना पीना भी समय से मिल रहा है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में उन मरीजों को भी काफी फायदा हो रहा है इस पर्टिकुलर चीज का। क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री जी ने भी अनुरोध किया, डॉक्टर्स भी अनुरोध कर रहे हैं और परिवार के लोगों को मालूम है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है और मरीजों की तरफ विशेष ध्यान देना है। घर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसकी तरफ भी देना है। तो ऐसे में उनको ध्यान मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से दवाई नियमित होने के कारण वो जो कॉम्प्लिकेशंस होती थी उनके केसेस भी कम हो रहे हैं। देखिए, इसमें ना सबसे बड़ी बात ये जानना है कि स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो चुका है। जब वायु प्रदूषण कम होता है तो ईएनटी डॉक्टर के पास जो एलर्जिक राइनाइटिस और दमा और सीओपीडी की बीमारियों के साथ जो मरीज जाते थे उनमें गिरावट देखी गई है। दूसरी चीज, जो स्ट्रेसफुल लाइफ से हम जी रहे थे, जो भागा दौड़ी की लाइफ से हम जी रहे थे, उस लाइफ की कमी होने की वजह से स्ट्रेस बहुत कम हुआ है। देखिए, दूसरी तरफ स्ट्रेस किस चीज का है कि पैसा कैसे आएगा, घर कैसे चलेगा। पर समृद्ध लोग जो थे, जो हाई राइज टावर्स में रहते थे, जो गुड़गांव में रहते थे, उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या था? लाइफ की भागा दौड़ी। जब से वो स्ट्रेस कम हुआ है, इस पिछले बीते 20-25 दिनों में हार्ट अटैक के मामले कम होने स्टार्ट हुए, स्ट्रोक के मामले कम होने स्टार्ट हुए, डायबिटीज बेटर कंट्रोल हो पा रही है। हम घर में बैठे खा रहे हैं तब भी डायबिटीज कंट्रोल हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं देश को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमारे में जो डिजीज बर्डन है वो ये अंधा रेस है, जो हम दौड़ रहे हैं अंधों की तरह कि हमें शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए। ये एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। देखिए, आप ये समझिए, शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, अगर शरीर आपका फिट रहेगा, तो शायद आपको बहुत सारा पैसा अपने शरीर पे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोरोना ये भी समझा के जा रहा है कि अगर हम प्रदूषण को मात दे दें, शरीर को ऑनर करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, शरीर को पूजने लगे और ये भागा दौड़ी, बेबस की भागा दौड़ी को बंद करें, तो हमारा जीवन भी बहुत सुखाल हो सकता है, सुशील हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जैसे आजकल हमारा एनवायरनमेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, एक सवाल और आया है हरियाणा के देहात के लोगों की ओर से। जब कोई भी महिला घर में लस्सी बनाती है तो दूध को पहले उबाला जाता है, फिर उनमें खटाई डाली जाती है, फिर वो दही बनती है, फिर उसके बाद दही लगाकर उसमें मक्खन निकालने से लेकर लस्सी बनाने की प्रक्रिया होती है। कई सारे लोग हैं जो सहयोग के तौर पर पशुपालन भी करते हैं और लस्सी अलग अलग घरों में वो दी जाती है। तो इस तरह से भी क्या कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है? करते हुए महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। उनको हैंड वॉश करना जरूरी है। बीच में जब भी
एक गतिविधि कर ली, जब दूसरी गतिविधि करने के लिए जाए तो बीच में हैंड वॉश जरूर कर लें। तो जनरली अगर कोई संक्रमित व्यक्ति परिवार में नहीं है तो प्रॉब्लम तो चांसेस ये हैं कि इससे कोई भी प्रभाव लस्सी बनाने पे, मक्खन निकालने पे नहीं पड़ेगा। इन दो चीजों का विशेष ध्यान जरूर रखें। हैंड वॉश बीच में साबुन से बार बार करें बीच बीच में, और मास्क लगाकर ही सारी गतिविधियां करें। बिल्कुल। इसी बीच डॉक्टर राहुल, दो समाज के धड़े नजर आ रहे हैं फिलहाल हमें, शहरों की आधुनिकता और गांव की सादगी। तो इन दोनों के बीच फिलहाल ये नजर आ रहा है कि जिंदगी कौन सी बेहतर है और किस जिंदगी पर अभी चलने की दिशा लग रही है, किस जिंदगी पर या किस नजरिए से हम अपना भविष्य देख रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस मार्फत? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों को मिक्स करके जो बेस्ट मॉडल निकलेगा वो दोनों का मिश्रण होगा। दोनों की अच्छी अच्छी बातों को लेके हमारे को जीने का जो नजरिया आ रहा है वो कोरोना हमें सिखा के जा रहा है। देखिए, गांव की जो सादगी थी, जिसका मतलब था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम था, सुबह जल्दी उठ के काम करने की प्रकृति थी, जो अपने हाथों के माध्यम से प्रकृति थी, उसे शरीर स्वस्थ रहता था। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता तो उनके पास अस्पताल जाने का डिले रहता है। वो अपनी स्वास्थ्य के लिए बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े उनके खराब होते हैं, उसको छोड़ के अगर हम ये मॉडल अपनाते हैं कि जिसमें आधुनिकरण वाली जिंदगी में भी अपना काम स्वयं करें, बहुत सारे काम मेड्स पे ना छोड़ें, स्ट्रेस को कम कर दे, और ये जो हम भागा दौड़ी की जिंदगी जी रहे हैं इसको कम करके अपना सादगी भरा जीवन जिए, तो कोरोना वायरस ये सिखा गया है कि कितने सीमित रूप में, कितने कम से कम में हम अच्छा सादगी भरा जीवन बिता सकते हैं, अपने घर वालों के साथ रह के कितना खुश हो सकते हैं, रोज गरम खाना खा के कितना अच्छा काम कर सकते हैं, और अमेरिका और यूरोप की तरह अपना काम भी स्वयं कर सकते हैं, जो शायद हमारी आदतें चली गई थी अपने हाथ से स्वयं काम करने की। क्योंकि अमेरिका में कोई मेड नहीं होती, कोई पोछा लगाने वाला नहीं होता, वहां पे सारे काम आपको स्वयं करने पड़ते हैं। तो कोरोना वायरस ने आया तो है, उसने परेशानियां बहुत क्रिएट करी हैं, पर आप देखिएगा आगे आने वाले सालों में कोरोना वायरस एक तरीके का वरदान होगा कि वो हमारी सोच को, हमारे शैली को, हमारे आचरण को इतनी सारी चीजें दे गया जो शायद देश को समृद्ध और आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी और हमारे को सुपर पावर की तरह आगे बढ़ाएंगी। इसी बीच ये भी देखने को मिला, जिन देशों की हम अक्सर तुलना करते हैं, जहां के कल्चर को हम वाकई अपनाने की कोशिश करते हैं, वहां का जो कल्चर है हम उसको नहीं अपनाने की कोशिश करते, बल्कि वहां की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको हम अपने जीवन में उतारने की भरपूर कोशिशें करते हैं। यहाँ पर यह भी हमें देखने को मिला है कि अपने देश की क्या चीजें हैं जो हमें संभाल कर रखनी चाहिए, कि विरासत के तौर पर, सभ्यता के तौर पर, संस्कृति के तौर पर। डॉक्टर पंकज, कोई व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है और वो ठीक हो जाता तो दोबारा उसके संक्रमित होने के कितने चांसेस हैं? यूजुअली जो फ्लू होता है उसमें माना जाता है कि उस सीजन में तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट भी आ जाती है, यानी उसको संक्रमण तो था लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ गई उसकी, और इसलिए थोड़े दिन बाद जब दोबारा उसको साइन सिम्टम्स हुए और दोबारा उसकी जांच कराएगी तो पता लगा कि हुआ, तो वो पहले वाला जो संक्रमण था वही कंटिन्यू करता है। तो इसलिए वैसे तो रूटीन में जितने फ्लू होते हैं तो यूजुअली उस सीजन में दोबारा आने के चांसेस कम होते हैं, लगता है कि एक बार ही तकलीफ देके चला जाता है, निकल जाता है। अच्छा सोनिया जी, मैं आपकी बात आप गांव और शहर की बात कर रहे थे जी, तो मैं आपकी बात का एक ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हरियाणा में देखिएगा, हरियाणा में जो हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है, चाहे वो फरीदाबाद होके निकल रहा है, चाहे यहाँ से लेके और चंडीगढ़ तक का हाईवे निकल रहा है, हाईवे से दूर जो गाँव है आप देखिएगा, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, ये दूर है, तो वहां पे पूरा रूरल बैकग्राउंड है, तो वहां वो ग्रीन जोन में है, कंप्लीट ग्रीन जोन के अंदर है। अगर आप उसके साथ लगते हुए देखेंगे तो इवन फतेहाबाद, चरखी दादरी, रोहतक, ये सेंट्रल प्लेसेस में आते हैं, हाईवे से दूर है, तो यहाँ पर भी बेनिफिट है। भिवानी में केवल 2 केसेस हैं, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जिन एक दो केसेस वहां पर हुए हैं जो बाहर से गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाईवे पर क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा होती है, शहर और गांव के लोग ज्यादा मिक्सिंग होते हैं, वही शहरों से लोग गांव में वहां भी चले जाते हैं, इसलिए इन एरियाज में ज्यादा है। गांव अभी भी सुरक्षित हैं, और गांव के लोगों ने अक्सर इतना संयम रखना है कि बाहर से कोई व्यक्ति आए नहीं, अगर बाहर का कोई व्यक्ति आता है घर, उसका आना जरूरी है,
तो उसको गांव में ही किसी अलग स्थान पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के लिए उससे अनुरोध करें, उसको उसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही उसको गांव में सम्मिलित किया जाए। ये ध्यान रखेंगे तो हमारे गांव, हरियाणा के गांव तो कम से कम पूर्णतः सुरक्षित है। बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर पंकज जी से भी सवाल ये भी आया था कि गर्मियों की शुरुआत हो रही है और अक्सर देहात के लोगों की ओर से देखा जाता है कि वो पानी की व्यवस्थाएं करवाते हैं, चाहे सार्वजनिक स्थल वो बस स्टैंड हो गया या फिर कोई भी खेत हो गया, चौक चौराहा हो गया, चौपाल हो गई, तो एक मटके से बार बार लोग पानी पीते, तो क्या इस तरीके से भी संक्रमण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी कॉमन चीज तो करने के लिए अलाउड ही नहीं है, इसमें परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां पर भी अगर इस तरह की चीजें होंगी तो दिक्कत आएगी। लेकिन वहां पे भी एक चीज वो रहती है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी हम वो उसका ऐसे हाथ लगा के पानी डाल के ऊपर से डाल के पीते हैं, ओक लगा के, वो फिर भी सुरक्षित रहता है। बर्तन अगर हम कॉमन इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत होगी, अगर गिलासेस का कॉमन इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत होगी। तो ऐसे इस तरह की प्रक्रियाएं इस समय अलाउड नहीं है, इस समय नहीं करना है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जब शहर में जाएं या बाहर जाएं तो आपको पानी की व्यवस्था अपने साथ अवश्य रखनी है। पानी जो है आप घर से लेके जाएं और बार बार उसका सेवन करें, क्योंकि गर्मी हो गई है और कहीं ऐसा ना हो कि डिहाइड्रेशन के कारण प्रॉब्लम आ जाए। इसमें समुचित पानी पीने का इंतजाम आप रखें और जब जाए तब भी पानी अवश्य अपना साथ लेके जाएं। मार्केट में जाते हैं तो वहां पे अपनी पानी की व्यवस्था अलग करें। डॉक्टर राहुल, ध्यान रखें। अब कुओं का जिक्र करें या फिर पानी के नलकों का जिक्र करें तो वो गांव में पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं, और अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो किस तरह से उनके पानी का इस्तेमाल किया जाए। अगर उनमें दवाइयां डाली जा रही हैं, पानी का शुद्धिकरण किया जा रहा, तो वो किस तरीके से हो? देखिए, पहली बात तो बहुत समझना जरूरी है गांव वालों को कि ये पानी से नहीं फैलता है। ये मेरे ड्रॉपलेट, मतलब मैं जो सांस लेता हूँ उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं, मेरी जो थूक होती है उससे ये फैलता है। तो कुएं वगैरह इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आके निकालते थे। तो देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट अपने अपने लोगों को खुद ही को निकालना पड़ेगा कि गांव में किस प्रकार से वो एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बना के कुएं से पानी निकाले, या जहां पे चौपाल है वहां पे कैसे ना इकट्ठे हो। तो ये बात तो पक्की है कि अगले 6 महीने तक हमारे को इकट्ठा होके पार्टी करने का समय तो चला गया। वो गांव हो या शहर हो, ये लोगों को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जहां इकट्ठे हुए वहां पे कब हम ग्रीन जोन से रेड जोन में चले जाएंगे और हम बंद हो जाएंगे, ये हम नहीं कह सकते। तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और जरूरी है कि आप और मैं सब मिलकर सम्मिलित होकर ये डिसाइड करें कि मेरे को अपने शहर को, अपने गांव को, अपने घर को ग्रीन जोन में रखना है। तो आप लोगों को इकट्ठे नहीं होना। आप किसी चीज को हाथ लगा रहे हैं, हाथ जरूर धोइए घर आके, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस जितनी बार आप आएंगे हाथ धोना अपना नियम रूप कर लीजिए कि जब आप बाहर से आए हाथ बिना धोए आप घर की चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये थोड़े छोटे प्रिकॉशंस हैं जो हमारे को जीवन भर अपनाने पड़ेंगे। इसलिए शायद कोरोना आया है कि जिस हिसाब से प्रकृति पे बोझ बढ़ता जा रहा था उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए शायद कोरोना वायरस हमको ये चीज सिखा के जा रहा है कि ये आचरण बदलना जरूरी है। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका देश भी अच्छा रहेगा और पूरा विश्व भी ठीक रहेगा। ये और सबसे बड़ी बात है, प्रकृति ठीक रहेगी। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर पंकज, अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल ये बना हुआ है कि घरों में जिस तरह से पहले साफ सफाई की जाए, दरवाजे के हैंडल साफ किए जाते थे, दरवाजे साफ किए जाते थे, घरों के बाहर सैनिटाइज घर किए जाते थे, तो क्या अब भी वही सावधानी अपनाने की आवश्यकता है? सारी सावधानियां अपनाने की जरूरत है। इनमें से कोई भी सावधानियां अपनाने की जरूरत है। इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं। मैं सोनिया जी आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्रामीण भाइयों से एक अनुरोध और करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ये देखिए, आरोग्य सेतु जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आरोग्य सेतु को अपने फोन में डाउनलोड करें। बड़े दुख की बात है कि 130 करोड़ की जनता में से केवल 1 करोड़ लोग हैं उन्होंने इसको डाउनलोड किया है। अब जो गांव के जो युवा पीढ़ी है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने बुजुर्गों के फोन में भी और अपने फोन में भी आरोग्य सेतु को डाउनलोड अवश्य कर लें और उनमें अपने पर्टिकुलर्स डाल दें।
उसका फायदा ये रहेगा कि आपके गांव में और जो आपके गांव में अगर और भी लोग आते हैं तो उनसे भी आप इमीडिएटली कहिएगा कि आरोग्य सेतु को डाउनलोड करके देखिए, उसका चेक करेंगे उन्होंने डाउनलोड कर रखा है कि नहीं कर रखा है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे आपको पता लगता है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं या नहीं आए हैं। ये आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करता है, सूचना देता है, जिसके कारण आप कर सकते हैं। तो गांव में सभी लोग अपना ये आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें, परिवार के सभी सदस्य करें, और बाहर से भी अगर कोई आता है, सब्जी वाला आता है, ट्रक वाला आता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, रिश्तेदार आता है, उससे भी आप इंश्योर करें कि उसने ये सेतु जो आरोग्य सेतु जो है वो उसने डाउनलोड कर रखा है। ये बहुत बड़ा टूल है जो मोदी जी ने हम सारी जनता के लिए किया है। आप देखिएगा वुहान के अंदर भी, वहां पे उन्होंने जो मार्केट खोली है तो वहां पे उन्होंने 2 चीज मैंडेटरी की है। एक उन्होंने मास्क मैंडेटरी किया है और एक आरोग्य सेतु जैसा उनका एक ऐप है उसका उन्होंने इस्तेमाल करना मैंडेटरी किया है। तो ये दोनों चीजें आपकी सुरक्षा के लिए बहुत मैंडेटरी है। गांव के लोगों को विशेष तौर पे इस तरह की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, चर्चा में शामिल हुए डॉक्टर पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया दोनों का। तो हमने चर्चा की और आप तमाम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की कि आप किस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं। और आप देखिए कि हमारी ये विशेष प्राथमिकता होती है कि हम हमारे ग्रामीण लोगों को भी ये बता सके कि वो किस तरह से जागरूक रह सकते हैं, क्या क्या सावधानी वो फिलहाल अपनाकर कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।